नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे अपने यूट्यूब चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तकों कक्षा 9 विज्ञान में से कार्यपत्र 16 से लेकर 20 तक, जिसका संपूर्ण सॉल्यूशन आज मैं करवाने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी सब्सक्राइब करिए चैनल को और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी। तो ठीक है, आइएगा सॉल्यूशन देखते हैं। तो कार्यपत्रक 16 का सॉल्यूशन देखिएगा। विषय वस्तु हो जाएगी परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वितरण। ठीक है, तो देखिएगा पहला प्रश्न है कि रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया है, तो उसके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है, इसको समझाना है आपको। तो बताइए, देखना क्यों किया था उसने ऐसा कि रदरफोर्ड की जो प्रयोग था उसे तेज गति से चल रहे अल्फा कणों को सोने की पन्नी पर टकराया गया, तेज गति के लिए इन कणों को लिया गया। ठीक है, तो तेज गति के लिए इन कणों को यहाँ पर प्रयोग में लाया गया है। ठीक है, तो पहला प्रश्न का उत्तर यह रहेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है 2। रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखो, इस प्रकार से आपको ये बनाना है चित्र। यहाँ पर सोने की पन्नी आ जाएगा, इसे नामांकित आप कीजिएगा, ये कण हो जाएगा। यहाँ पर कणों का प्रकीर्णन यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। तो रदरफोर्ड की प्रयोग जो है उसको निष्कर्ष, उसको आपको संक्षेप में आपको लिखना है। तो पहला क्या हो जाएगा, परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है, यहाँ पर कम आएगा। ठीक है, काफी कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। ये रहा नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी कम होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। तो नाभिक के चारों ओर वर्तुलाकार मार्ग पर चक्कर लगाता इलेक्ट्रॉन अंत में नाभिक से टकरा जाएगा, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाएगा। चौथे प्रश्न का उत्तर यह रहेगा। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, और यह परमाणु की स्थायी अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, तो ये वाला, इसके आगे आपको ये भी लिखना है। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, परमाणु ऊर्जा स्तर को दर्शाते हुए चित्र बनाना है आपको। तो इस प्रकार से आप चित्र बनाइएगा। ठीक है, परमाणु ऊर्जा स्तर को दर्शाते हुए चित्र आपको ये बनाना है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला है कार्यपत्रक 17। कार्यपत्रक 17 क्या कहता है, विषय वस्तु हो जाएगी परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु हो जाएगा संयोजकता। ठीक है, सम धन योजक धन ता। तो पहला प्रश्न है कि परमाणु के तीनों कणों में उनके खोजकर्ता के आपको नाम लिखने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे टॉमसन हो जाएंगे। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है, ई गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जे चैडविक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, ये नाम आपको याद भी रखना है, एग्जाम में पूछे आपसे जा सकते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो इसका सूत्र हो जाएगा 2n का स्क्वायर। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो इसकी जो संख्या है वो 1 से अधिक हो सकती है। ठीक है, अधिकतम संख्या यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिएगा। तो ऑक्सीजन, सोडियम और एल्यूमिनियम का। ठीक है, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 2 और 6, सोडियम का हो जाएगा 2, 8 और 1। ठीक है, 2, 8, और 1। ठीक है, 2, 8, 1 हो जाएगा सोडियम का, और एल्यूमिनियम का हो जाएगा 2, 8 और 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 5 है, दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। तो परमाणु की संयोजकता आपको बताना है। तो लिथियम और नाइट्रोजन और नियोन। तो लिथियम का 1 होगा, नाइट्रोजन का 3 होगा, और Na का 0 होता है। ठीक है, तो आप इसे नाम भी लिख सकते हैं, लिथियम, नाइट्रोजन और नियोन। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला कार्यपत्र है अपना 18। 18 कार्यपत्र क्या कहता है, कार्यपत्रक 18 देखिएगा, परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान। पहला प्रश्न है कि परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होती है। तो प्रोटॉन कणों की बराबर यहाँ पर होती है। दूसरा प्रश्न है, जेड संकेत किसको दर्शाता है। तो परमाणु संख्या को जेड संकेत यहाँ पर दर्शाता है। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, द्रव्यमान की संख्या किसे कहते हैं, बताइएगा द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखिएगा।
इसका उत्तर लिखिएगा द्रव्यमान संख्या का, 1 मिनट रुकिएगा। ये रहा। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? तो एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, इसका उत्तर लिखिएगा। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 है, तत्व परमाणु संख्या वे द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे ऊपर आएगा द्रव्यमान संख्या, फिर तत्वों का प्रतीक, फिर आएगा परमाणु संख्या। ठीक है, तो अगला प्रश्न है 5वां, निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान आपको बताना है। सबसे ऊपर देखिएगा यहाँ पर द्रव्यमान संख्या है, फिर बीच में तत्वों का प्रतीक है, फिर नीचे नीचे परमाणु संख्या आपकी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। द्रव्यमान संख्या इसकी 16 और परमाणु संख्या हो जाएगा 8। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर फिर यहाँ पर 12 C और 6, फिर यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आपको यहाँ पर लिखना है, ये का यही। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका द्रव्यमान संख्या जो हो जाएगी 12 और यहाँ पर परमाणु संख्या यहाँ पर लिखना है और इसका हो जाएगा 6। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे है 1 1 और H। ठीक है, और इसमें यहाँ पर लिखेंगे आप द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर हो जाएगा 1 और यहाँ पर लिखेंगे आप परमाणु संख्या और इसका हो जाएगा 1। ठीक है, फिर 35.5 और 17 और Cl है। ठीक है, और इसका यहाँ पर द्रव्यमान संख्या आप लिखेंगे और यहाँ पर 35.5 और परमाणु संख्या यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 17। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला है, अगला कार्यपत्रक है अपना 19, कार्यपत्रक 19 देखिएगा। कार्यपत्रक 19 यहाँ पर क्या कहता है? कार्यपत्रक 19 है कि परमाणु की संरचना और अधिकतम बिंदु हो जाएगा समस्थानिक। ठीक है, समस्थानिक यहाँ पर हो जाएगा। पहला प्रश्न है कि कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो ये अपना हो जाएगा कैंसर रोग के उपचार में यहाँ पर प्रयोग इसका किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 है, समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर आपको बताना है। ठीक है, तो समस्थानिक वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहलाता है। और समभारिक वह तत्व जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग व द्रव्यमान संख्या समान होती है, ये समस्थानिक, ये समभारिक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? समभारिक आएगा यहाँ पर, समस्थानिक नहीं समभारिक लिखिएगा। यहाँ पर द्रव्यमान संख्या समान होती है, समभारिक कहलाता है। ठीक है, ये समभारिक यहाँ पर ये वाला नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है ना बेटा, तो आप सही कर लीजिएगा। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित समस्थानिकों का उनके उपयोग से मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर आयोडीन घेंगा रोग के लिए आ जाएगा इलाज में, कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, और यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्न संख्या 4 है कि किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? बताइएगा, कुल आवेश कितना होगा? किसी परमाणु पर कुल आवेश 1 होता है। कितना होता है? किसी परमाणु पर कुल आवेश कितना होगा? 1 यहाँ पर होगा। ठीक है, एक यहाँ पर होगा। अगला देखिएगा, कार्यपत्रक 20 है अपना। कार्यपत्रक 20 क्या कहता है? विषय वस्तु हो जाएगी जीवन की मूलभूत इकाई, अधिकतम बिंदु हो जाएगा कोशिका की प्रारंभिक की यहाँ पर जानकारी। ठीक है, तो यहाँ पर एक चित्र देगा आपको जो कि प्याज की झिल्ली का है। ठीक है, अगला देखिएगा, प्रश्न देखिएगा इस चित्र के माध्यम से कि उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है? तो आपको बता दिया मैंने, ये प्याज की झिल्ली का चित्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है कि उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस प्रकार की दीवार से की जा सकती है? तो ईंट की दीवार से यहाँ पर की जा सकती है। ठीक है, किससे की जा सकती है भाई? ईंट की दीवार से यहाँ पर की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन की दीवारों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत रचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण यहाँ पर करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कोशिका। क्या हो जाएगा भाई? कोशिका यहाँ पर सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 4 है कि कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। कब की थी? 1665 के अंदर। और सबसे पहले जीवित कोशिका का प्रयोग पता लगाया था ल्यूवेन हुक ने। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं किस पेट की छाल में देखी थी? तो आप सबको पता है, कार की पेट की छाल में यहाँ पर देखी गई थी। सेल का हिंदी में अर्थ क्या होता है? सेल का हिंदी में अर्थ होता है छोटा कमरा। सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं भाई? सजीवों की मूलभूत इकाई को कहा जाता है कोशिका। क्या कहा जाता है? सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहा जाता है भाई? कोशिका कहा जाता है। ठीक है, कोशिका कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से एक बार लाइक कर दीजिए
और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। एक बार मैं बता देता हूँ आपको सारा ही मटेरियल ताकि आप अच्छे से पहुँच करके आप लिख सको। तो 16 के पहले प्रश्न का आंसर ये रहेगा, दूसरे प्रश्न का आंसर ये रहेगा और तीसरे प्रश्न का आंसर ये रहेगा, चौथे प्रश्न का और पाँचवें का यहाँ पर ये देखिएगा। ये 17 कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 17। ठीक है, तो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जल्दी सब्सक्राइब करो चैनल को। धन्यवाद।